9 जून 2024 बेंगलुरु के सोमनहल्ली ब्रिज के पास एक लाश मिलती है, जिसे पास ही के अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड देखता है और उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म करता है। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंच जाती है और लाश की कंडीशन देखकर पुलिस भी शॉक हो जाती है, क्योंकि लाश की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसका एक कान कटा हुआ था, जबड़ा पूरी तरह से टूटा हुआ था और उसके बैक पर भी बहुत से चोट के निशान थे, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे मारने से पहले बहुत ज्यादा तड़पाया गया है। पुलिस मामले की जाँच शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को उस लाश से कोई भी आईडी या ऐसी चीज नहीं मिली थी जिससे उसके बारे में पता लगा सके। लेकिन बॉडी एनालिसिस से ये समझ आ रहा था कि मरने वाले की उम्र 30 से 35 के आसपास रही होगी। ऐसे मामलों में पुलिस आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करती है कि शायद किसी के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई हो और ये लाश एक नाले के नजदीक मिलती है, तो हो सकता है कहीं से बहकर आई हो। तभी पुलिस को पास ही के एरिया के पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि शनिवार 8 जून को एक परिवार ने अपने 33 साल के बेटे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस उस परिवार को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और नाले से मिली लाश की शिनाख्त करवाती है। लाश को देखते ही परिवार वालों का दिल भर जाता है, क्योंकि ये लाश उन्हीं के बेटे रेणुका स्वामी की थी। रेणुका स्वामी कर्नाटक के चित्रदुर्गा का रहने वाला था। वह अपोलो फार्मेसी में काम करता था। रेणुका स्वामी अपने माता पिता और अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, जो कि उस वक्त प्रेग्नेंट थी। रेणुका स्वामी मिडिल क्लास घर का एक आम सा लड़का था। परिवार वालों की माने तो बहुत ही शांत स्वभाव का था और किसी से झगड़ा नहीं करता था और न ही उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे इतनी बेरहमी से मारा गया? पुलिस को इस मामले में कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही हुई थी कि अगले ही दिन 10 जून को उसी पुलिस स्टेशन में 3 लोग आते हैं और रेणुका स्वामी के मर्डर में खुद को सरेंडर कर देते हैं। इन तीनों का नाम था केशव मूर्ति, कार्तिक और राघवेंद्र। जब उनसे मर्डर की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि रेणुका स्वामी ने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे और जिन्हें वो वापस नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने रेणुका स्वामी को मार दिया। लेकिन पुलिस को उनकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए इन तीनों को अलग अलग बुलाकर पूछताछ की जाती है और इन तीनों के ही जवाब अलग होते हैं, जिससे पता चलता है कि ये तीनों ही झूठ बोल रहे हैं। इसलिए पुलिस इन तीनों की कॉल रिकॉर्ड्स और इनके फोन्स की लास्ट लोकेशन निकलवाती है, जिससे पता चलता है कि तीनों मर्डर के वक्त मर्डर स्पॉट पर ही मौजूद थे। और कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से ये एक नंबर पर बार बार कॉल कर रहे थे। तो पुलिस उस नंबर की भी डिटेल और लोकेशन निकलवाती है, तो पता चलता है कि मर्डर के वक्त ये नंबर भी मर्डर स्पॉट पर मौजूद था। जब पुलिस वाले इस नंबर की पूरी डिटेल मंगवाते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये नंबर कर्नाटक के पॉपुलर एक्टर दर्शन का था। दर्शन कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा फेमस है। इनका एक बहुत ही बड़ा फैन बेस है और इनके फैंस इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनके फैंस इन्हें भगवान की तरह मानते हैं और इनके ऐसे ही फैंस में से एक था रेणुका स्वामी। लेकिन इतने बड़े एक्टर का अपने किसी फैन के मर्डर से क्या संबंध था? क्या दर्शन ने ही रेणुका स्वामी का मर्डर कराया था? इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। दर्शन कर्नाटक के मोस्ट पॉपुलर एक्टर हैं। इन्होंने 35 से ज्यादा मूवीज में लीड रोल प्ले किया है, इसलिए कर्नाटक में इनके बहुत ही ज्यादा फैंस हैं, जो कि इनकी रियल लाइफ के साथ साथ इनकी रियल लाइफ को भी फॉलो करते हैं। दर्शन ने 2003 में विजय लक्ष्मी से शादी की थी और इनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही थी। इनका एक बेटा भी होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद दर्शन और विजय लक्ष्मी का झगड़ा होता है और ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों हाथापाई पे उतर आते हैं और इस झगड़े में विजय लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा चोट लगती है, जिस वजह से विजय लक्ष्मी दर्शन पर कोर्ट केस कर देती है। ये केस उस वक्त बहुत ही चर्चा में आता है, लेकिन कुछ दिनों बाद विजय लक्ष्मी केस वापस ले लेती है। इसी वजह से इनकी मैरिड लाइफ खराब होने लगती है और इसी बीच एंट्री होती है पवित्रा गौड़ा की। पवित्रा गौड़ा कर्नाटक की ही एक मॉडल थी और वो फिल्मों में काम करना चाहती थी। उस वक्त दर्शन भी अपनी फिल्म के लिए एक नई एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे और इसी दौरान इन दोनों की मुलाकात होती है। हालांकि पवित्रा को फिल्म तो नहीं मिलती, लेकिन दर्शन के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। उस वक्त पवित्रा एक बेटी की माँ थी और उसका डिवोर्स हो रखा था। वक्त के साथ साथ पवित्रा और दर्शन बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और इन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है, लेकिन इसके बारे में किसी भी फैन या मीडिया को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन 24 जनवरी 2024 को पवित्रा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील शेयर करती है, जिसमें दर्शन, पवित्रा और पवित्रा की बेटी मौजूद थे और कैप्शन में लिखा था कि 10 साल पूरे हो चुके हैं। ये रील बहुत ही वायरल हो जाता है और दर्शन के फैंस को उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चल जाता है। लेकिन दर्शन के फैंस इसका पूरा ब्लेम पवित्रा गौड़ा के ऊपर डालते हुए कहते हैं कि पवित्रा की वजह से ही उनके भगवान यानी दर्शन की मैरिड लाइफ खराब हुई है और इसी वजह से दर्शन के फैंस पवित्रा की रील पर गंदे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, जिनमें से एक था रेणुका स्वामी। रेणुका स्वामी अपने एक फेक अकाउंट जिसका नाम था @reddy2205 नाम के अकाउंट से पवित्रा की रील पर गंदे कमेंट्स करता है, जिन्हें पवित्रा पढ़ लेती है। पवित्रा दर्शन से बार बार इस चीज की शिकायत करा करती थी और दर्शन को कुछ एक्शन लेने को कहा करती थी, लेकिन दर्शन अपने काम में बिजी होने के कारण कोई एक्शन नहीं लेता था। लेकिन 28 मई 2024 को पवित्रा गौड़ा को रेणुका स्वामी के फेक अकाउंट से कुछ न्यूड सेंड करे जाते हैं और साथ ही एक वॉइस नोट भी भेजा जाता है, जिसमें वो कहता है, देखो ये तुम्हारे हीरो
से मजबूत है क्या। इन शब्दों का मतलब आप समझ ही सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहा था। ये सब देखकर पवित्रा को बहुत ही बुरा लगता है और वो दर्शन को इस बारे में बताती है, मगर दर्शन ने उस वक्त भी कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन पवित्रा बार बार दर्शन को प्रोवोक कर रही थी कि वो कोई एक्शन ले। तब दर्शन अपने एक आदमी को किसी लड़की का फेक अकाउंट बनाकर इस आदमी का पता लगाने को कहता है। तब वो एक फेक अकाउंट बनाकर @reddy2205 को फॉलो करता है और उससे बात करना शुरू करता है। बातचीत में रेणुका स्वामी अपना नाम और एड्रेस बता देता है। तब दर्शन को इसके बारे में पता चलता है। कर्नाटक के हर जिले में दर्शन के फैन क्लब्स हैं। ऐसा ही एक फैन क्लब चित्रदुर्गा में भी था। उसके प्रेसिडेंट राघवेंद्र को दर्शन कॉल करके कहते हैं, मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगा, तुम्हें इस आदमी को किडनैप करके बेंगलोर लाना है। राघवेंद्र अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसा ही करता है और रेणुका स्वामी से कहता है, हम तुम्हें दर्शन से मिलवाएंगे, बस तुम्हें हमारे साथ बेंगलोर चलना होगा। रेणुका स्वामी दर्शन का बहुत बड़ा फैन था और बिना कुछ सोचे हाँ कह देता है। वो लोग रेणुका स्वामी को एक शेड में लेकर जाते हैं। ये शेड बेंगलुरु के RR नगर में था। वहाँ जाकर ये लोग रेणुका स्वामी को बहुत दारू पिलाते हैं और फिर उसे बांध कर पूरा दिन पीटते हैं। फिर दर्शन को इसकी जानकारी देते हैं। दर्शन पवित्रा गौड़ा के साथ अपनी जीप रेंगलर में वहाँ पहुँचता है और फिर उसे बड़ी बेरहमी से मारता है। पवित्रा भी उसे अपनी चप्पल से मारती है। वो लोग उसे तब तक मारते थे जब तक वो बेहोश न हो जाए और बेहोश होने के बाद उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर होश में लाते थे और फिर से उसे पीटते थे। वो फिर बेहोश होता था तो फिर से उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते थे और ये सब वो बार बार कर रहे थे। दर्शन और उसके लोगों ने रेणुका स्वामी का अपॉलजी वीडियो भी बनवाया था, जिसके बाद उसकी जीप काट दी गई थी। इसके बाद उसे तब तक मारा जाता है जब तक वो मर नहीं जाता। रेणुका स्वामी के मरने के बाद दर्शन अपने फैंस को ये इल्जाम अपने सर पर लेने को कहता है और बदले में उन्हें 5-5 लाख रुपए देने को कहता है। इसके बाद ये लोग रेणुका स्वामी की लाश को नाले के पास फेंक देते हैं और आधे ही दिन सरेंडर कर देते हैं। इसके आगे की कहानी आप जानते ही हैं। इस केस में पवित्रा और दर्शन को मिलाकर 17 एक्यूज्ड पकड़े हैं, जिनमें से दर्शन को छोड़कर बाकी सबको बेंगलुरु सेंट्रल जेल में डाल दिया गया है। दर्शन को 18 जुलाई तक जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। इतना सब होने के बावजूद दर्शन के फैंस उसे बाहर लाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, किसी का फैन होना गलत नहीं है, लेकिन किसी के अपराध को जस्टिफाई करना बहुत ज्यादा गलत है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही।